नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आज एक विशेष संदर्भ और विशेष प्रसंग पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर। आज 9 फरवरी है और कल है 10 फरवरी। 10 फरवरी दादा की जन्म तारीख है। 10 फरवरी 1931 को उनका जन्म हुआ था। कल उनका 94वां जन्मदिन है और 93वीं जन्म वर्षगांठ है। दादा जीवित होते तो कल से वे अपने जीवन के 94वें वर्ष में प्रवेश कर चुके होते। आज दादा को विशेष प्रसंग में याद कर रहा हूँ। दादा श्री बालगोविंद बैरागी की राजनीतिक प्रवेश 1967 में हुआ था। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे और पंडित द्वारका प्रसाद जी मिश्र ने उन्हें चुनाव लड़वाया था। द्वारका प्रसाद जी मिश्र के ही पसंद थे, वो उन्हीं के उम्मीदवार, उन्हीं के आदमी माने जाते थे। और दादा को राजनीतिक पहचान और सत्ता की राजनीति में प्रवेश मिश्रा जी ने करवाया था। मिश्रा जी को राजनीति के गलियारों में लोग लौह पुरुष और चाणक्य के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी एक पहचान और है, वो बड़े साहित्य कर्मी थे। वो रामायण तो सारी दुनिया ने देखी है, लेकिन किसी को याद भी नहीं होगा कि कृष्णायन भी एक महाग्रंथ है। यह कृष्णायन इन्हीं द्वारका प्रसाद जी मिश्र ने लिखा था। मैं गए 6 दिन से खांसी से परेशान हूँ, बात करने में बड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन दादा की जन्म तारीख के, जन्म वर्षगांठ के पूर्व शाम को यदि मैं बात नहीं करूंगा तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैं दादा के जीवन का एक ऐसा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुमकिन है आपको पता हो, क्योंकि दादा इस बात को कई बार सुना चुके हैं, सुनाया करते थे। और जब भी उनसे पूछा जाता था तब वे हर बार बिना किसी ना नुकुर के विस्तार से सुना दिया करते थे। आप में से बहुतों को मालूम होगा कि 1967 की 30 जुलाई से लेकर 13 मार्च 1969 तक मध्य प्रदेश में सम्मिश्र सरकार बनी थी। ये मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी और ये गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का काम किया था ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी जी और माधवराव जी सिंधिया की माता जी ने। विजया राजे जी उस वक्त कांग्रेस में थी, कांग्रेस में लोकसभा सांसद थी वो, और कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ा करती थी वो। लेकिन मिश्रा जी की और विजया राजे जी की कभी आपस में बनी नहीं। मिश्रा जी मूलतः संगठनवादी आदमी थे, लोकतांत्रिक आदमी थे और सामंतवाद को पसंद नहीं करते थे। जबकि राजमाता श्रीमती विजय राजे सिंधिया जाहिर है राजमाता थी, सामंती थी, तो वे लोकतंत्र के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। बहुत स्वाभाविक था वो। तो इन्हीं बातों को लेकर दोनों में एक सत्ता के नीचे अच्छी खासी ऐसी रार ठनी हुई थी जिसकी सुगबुगाहट सत्ता के ऊपर महसूस की जाती थी, देखी जाती थी। सुना तो यह जाता है कि किसी एक बड़े जलसे में मिश्र जी ने श्रीमती सिंधिया की उपस्थिति में सामंतवाद पर बड़ी ऐसी कड़ी टिप्पणी कर दी थी जो श्रीमती सिंधिया को चुभ गई और वे इसीलिए घायल शेरनी की तरह उन्होंने कांग्रेस की सरकार बदल दी, मिश्र जी को सरकार से हटा दिया। लेकिन जो जग जाहिर बात थी वो ये थी कि राजनीतिक स्तर पर श्रीमती सिंधिया चाहती थी कि ग्वालियर संभाग के कांग्रेस उम्मीदवारों की निर्धारण श्रीमती सिंधिया करेगी, बाकी और कोई नहीं करेगा। जबकि मिश्रा जी का कहना था कि ये व्यक्तिवाद उन्हें स्वीकार नहीं है और कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसे उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। तो इधर तो ये थी श्रीमती सिंधिया की नाराजगी थी और किन्हीं अन्य कारणों से विधानसभा के जो स्पीकर थे काशी प्रसाद जी पांडे, वो भी मिश्रा जी से खिन्न थे। और जानकार आदमी जो राजनीति और विधायी सदनों की कार्रवाई के जानकार हैं, वो इस बात को महसूस करेंगे कि यदि विधानसभा अध्यक्ष ही समर्थ साथ में नहीं हो तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सरकार चलाना असंभव प्राय हो जाता है। इसके समानांतर एक त्रिभुज का तीसरा कोण था गोविंद नारायण सिंह बुंदेलखंड के। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए बैठे थे और वे भी अपने आप को उपेक्षित और वंचित महसूस कर रहे थे। तो ये 3 कोण जब मिल गए तब ऐसे में जून मध्य में ये सुगबुगाहट चली कि डीपी मिश्रा की सरकार को गिरा दिया जाएगा और दल बदल की बातें शुरू हुई और दल बदल की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई और इतनी तेजी से शुरू हुई कि सब कुछ खुल के सामने आ गया। वहाँ पर विधायक विश्राम गृह के बाहर के चाय के ठेले, चाय की गुमटियों, भोजनालय के ढाबों, इन सब में ये हर कोई कहता सुनता मिलता था कि गोविंद नारायण सिंह राजमाता जी के शह से, उनके समर्थन से, उनके आर्थिक वित्त पोषण से
विधायक विश्राम गृह के सीढ़ियों पर वे बक्से लेके बैठे हुए हैं, नोटों के बंडल जिनमें तपियां लगी हुई है, जो भी आए अपनी कीमत लगाए और समर्थन दे जाए, पैसा ले जाए, ऐसे हालत है। और दल बदल की अफवाहें हवा में इतनी तेजी से चल रही थी कि एक अफवाह खत्म होती उससे पहले दूसरी अफवाह आ जाती। और हालत ये हो गई थी कि लोगों, अफवाहों के चलते लोगों को कई बार ये लगता था कि लोग उनके मुंह पे कहते थे कि आप, किसी विधायक को उसके मुंह पे कहते थे कि आप दल बदल कर रहे हैं, और विधायक को पता भी नहीं होता था। तो अफवाहें ऐसी थी कि विधायकों को खुद पे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में दादा के पास भी एक प्रस्ताव पहुंचा। ये पूरा किस्सा दादा बड़े प्रेम से सुनाया करते थे। दादा सुनाया करते थे कि एक सुबह सुबह जब आसान शिकारों की खोज की जा रही थी, विधायक सॉफ्ट टारगेट जिन्हें बोलते हैं, कि सबसे जल्दी सबसे आसानी से कौन बिक सकता है, किसे खरीदा जा सकता है, तो बैरागी जी की, दादा बालकवि जी की जो पृष्ठभूमि थी गरीबी की, भीख मांगकर जीवन बनाने की, उसके चलते लगा कि इस आदमी को बहुत आसानी से खरीदा जा सकता था। तो उनके पास राजमाता जी का संदेश वाहक पहुंचा। दादा सुनाते थे कि उस दिन सुबह सुबह मैं स्नान करने से पहले बदरद्दी अखबार में अपने नाखून काट रहा था, नाखून काट ही रहा था, पूरे नाखून काटना बंद किए ही थे मैंने, पूरा हुआ ही था काम, कि एक दूत आ गया राजमाता जी का, और उसने प्रस्ताव दिया। बोले आपकी जो भी राजनीतिक और आर्थिक इच्छाएं जो भी होंगी वो सब पूरी कर दी जाएंगी, आप हमारे पाले में आ जाइए। दादा ने थोड़ा सहज भाव से पूछा कि इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी इससे आपका मतलब क्या है? तो उसने कहा कि आपका सरनेम बैरागी है, आपका सरनेम बिरला हो जाएगा, इससे आगे और क्या कहूँ। तो दादा हंस दिए और दादा बोले, यार आपने कोशिश अच्छी की लेकिन राजमाता जी ने गलत आदमी के पास भेज दिया। दादा बोले कि गरीबी और बैरागीपन यही तो मेरी पहचान है, और यदि मैंने मेरी पहचान बना खुद ही बेच दी तो मैं बचूंगा क्या? बिरला के नाम से कोई मुझे पहचानेगा क्या? बिरला के नाम से बिरला पहचाना जाएगा, मैं नहीं पहचाना जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और राजमाता जी को शायद ये भ्रम हो गया है कि यदि वे बिरला जी को खरीद सकती हैं तो बैरागी को भी खरीद सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर दादा ने कहा कि मैंने उस आदमी को कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि राजमाता जी ने मुझे खरीदने का विचार किया, लेकिन उनसे कहिएगा कि बैरागी ने कहा है कि बैरागी को खरीदने की बात तो बहुत दूर की बात रही, आप पहले बैरागी के एक कटे हुए नाखून खरीदने की हैसियत हासिल कर लें तो बैरागी से बात कीजिएगा। और ये बात सुनकर वो संदेशवाहक बिना कुछ कहे बैरागी जी का मुंह देखते हुए फटी फटी आंखों से चुपचाप बिना कुछ बोले चला गया। दादा को इस बात के आजीवन संतोष रहा, गर्व नहीं रहा, आजीवन संतोष रहा कि 67 के जिस दिन मुझसे पूछा गया था उस दिन भी मैं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था और मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता थी, और उसके बाद भी मुझे पैसों की आवश्यकता बनी रही, लेकिन ईश्वर की मुझ पर कृपा रही, माँ शारदा की मुझ पर कृपा रही कि मेरी नीयत एक क्षण के लिए भी नहीं डिगी। कोई भी आंकड़ा सुनने के बाद भी मैं जस का तस बना रहा, मैं अपनी गरीबी पे कायम रहा, मैं अपनी गरीबी से बेपनाह मोहब्बत करता रहा, मैं अपने बैरागीपन से मोहब्बत करता रहा, उस पर अड़ा रहा, कायम रहा। मुझे इस बात का बहुत आत्मसंतोष है। और बात बात के दिनों में दादा कहा करते थे, पता नहीं लोग दल बदल की बात सोच भी कैसे सकते हैं, दल बदलना यानी माँ की कोख बदलने जैसा है। दादा आज होते तो देख पता नहीं उन्हें कैसा लगता। आज तो मुख्यमंत्री बिना किसी मांग के खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, खुद ही सरकार दल बदल कर रही है। आज के इस भगदौड़ में दादा का यह प्रसंग, जबकि सरकार ने गिराना एक अय्याशी का एक अंग हो गया है, राजनीति को खरीद बिक्री का जरिया बना देना एक अंग हो गया है। ऐसे में दादा का एक किस्सा मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, और दादा के बारे में आप ऐसे किस्से सुनना और आगे पसंद करेंगे। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे मदद कीजिएगा। और आज मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, इसमें यदि आज मेरे कहने में आपको कुछ उतार चढ़ाव लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।